हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम फिर से अपने 10 क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स सीरीज है आपकी ये, इसमें आपके सारे क्वेश्चन जो है मिक्स रहेंगे और किसी ना किसी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को ही उठा रहे हैं हम, जो सीडीपी के क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक नंबर नोट कर लीजिए, जो बच्चे नए जुड़े हैं, 8638008832। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ जोरावर क्लासेस। आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ऐड कर लिया जाएगा व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर फायदा नहीं है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगेन हम 10 क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। विकास क्या है? प्रोडक्ट है इंटरैक्शन का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में, है ना। इसी इंटरैक्शन क्या होता है? एक तो हम कह सकते हैं कि आपके बीच और एनवायरनमेंट के बीच जो इंटरैक्शन होता है उसको कह सकते हैं। आपके अंदर कुछ जेनेटिकली कुछ चीजें होती हैं जिनको हम, वो स्टैटिक पार्ट होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट होती है, इंटरैक्शन करते हैं तब, ठीक है। ये है इसका मतलब। डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, मतलब एक ऑर्डर में होता है ना, कोई एक ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर आ गए फिर से पीछे चले गए फिर वापिस आ गए, ये नहीं होता। एक सीक्वेंस फॉलो होता है, एक ऑर्डर होता है प्रॉपर। फिर डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज प्रोसेस, तो भाई एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है ना। हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हर किसी का एक तरीका अलग होता है। विकास का जो उनका मतलब पेस होगी उनकी, वो उनके अकॉर्डिंग होगी, इंडिविजुअलाइज्ड होगी। या फिर डेवलपमेंट जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि जो नहीं है ट्रू, यानी कि जो ट्रू नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। पहले हम सामान्य चीजें सीखते हैं, उसी के बाद हम कुछ विशिष्ट चीजों की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड कंसेप्ट्स रेदर देन एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि यहाँ पर इस एज में, इस पर्टिकुलर स्टेज पे जो है बच्चे के जो मूर्त एक्सपीरियंस है, यानी कि उसके जो मूर्त अनुभव हैं, उन्हीं का बेसिकली यूज होता है, वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो पाती है इस एज पर। तो ये आपको बताना है, ठीक है। कंक्रीट एक्सपीरियंस आप अगर देंगे तो उसकी थिंकिंग जो है ऑर्गेनाइज हो जाती है, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देता है, लेकिन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के ही बेसिस पर। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन पर जाएंगे तो वहां पे वो थिंकिंग को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, एज होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। दिस इज अबाउट द पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 7 से 11, 12 से अडल्टहुड तक, 2 से 7 साल, या फिर बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 to 11। और इस स्टेज को हम पर्टिकुलरली कंक्रीट ऑपरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन नहीं आती है। एब्स्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होती है? आपकी 11+ में स्टार्ट होती है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी जो है वो यही कहती है कि 11+ के बाद ही जो है बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, उससे पहले वो नहीं कर पाता है। उससे पहले जो उसकी थिंकिंग होती है वो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी कि कंक्रीट चीजों से बंधी होती है। अगर आप सामने चीजें दिखाएंगे तभी वो उसको सीख सकता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। तो बताइए, पेरेंट एंड टीचर्स, सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, या फिर हेरिडिटी एनवायरनमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए विकास के कुछ मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों में से एक मुद्दा होता है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, ठीक है। ये विकास का ही मुद्दा है एक तरह का, कि भाई जो विकास है वो किसका प्रोडक्ट है। हम कहते हैं ना दोनों के बीच इंटरैक्शन है, हेरिडिटी का भी रोल होता है और एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, तो दोनों का मिलकर रोल होता है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 50-50 होगा, 60-40 होगा, वो हर इंडिविजुअल पर डिफरेंस मतलब डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is not among the 4 determinants of intellectual growth stated by Piaget। तो इनमें से कौन सा जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को जो है डेटर्मिनेंट नहीं है, मतलब अगर हम ये कहें तो निर्धारक तत्व नहीं है, ठीक है। रोल होता है बट निर्धारित नहीं होता कि भाई यही निर्धारित करेगा कि भाई बच्चे की डेवलपमेंट जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ क्या ऑप्शन होगा। यहाँ पर है सोशल ट्रांसमिशन, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रेशन कह सकते हैं, संतुलीकरण हो जाए, संतुलनीकरण जो होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये पियाजे की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल ट्रांसमिशन, ठीक है। हालांकि जो पियाजे हैं उन्होंने सोशल रोल को बिल्कुल नकारा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको निर्धारक तत्व नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि जो पीयर इंटरैक्शन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। बेसिकली इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें पीयर इंटरैक्शन का काफी रोल होता है।
लेकिन एज ए सोसाइटी कुछ ट्रांसमिट करेगी बच्चों के अंदर, इस बात को नकारते थे। उनका कहना था कि बच्चे सोसाइटी से कुछ सीखते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं, ठीक है। अब बच्चे का अपना खुद का दिमाग है, वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी एक निर्धारक तत्व यहाँ पर नहीं हो सकती है। जबकि वाइगोत्स्की कहते थे कि सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है थ्रू कल्चरल टूल्स या लैंग्वेज टूल्स, साइकोलॉजिकल टूल्स एंड लैंग्वेज टूल्स, जिनकी बात करते थे वाइगोत्स्की, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको पहले मैंने कराया था इससे पहले भी, जिसमें आपको डाउट भी था कि भाई पियाजे जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का कुछ था उसमें, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है कि नहीं करता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो देखो पियाजे जो है वो ईगोसेंट्रिक जो स्पीच होती है ना, जो प्राइवेट स्पीच होती है, प्राइवेट स्पीच जो थी वाइगोत्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है। मैं फिर से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं और कहते हैं ये प्राइवेट स्पीच जो होती है बच्चे को गाइड करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन पियाजे कहते थे कि ये जो प्राइवेट स्पीच है ये बस इस चीज का उदाहरण है कि बच्चा जो है ईगोसेंट्रिज्म होता है उसके अंदर, वो केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच सकता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकता है, इसलिए प्राइवेट स्पीच का कोई भी रोल नहीं होता है बच्चे की डेवलपमेंट में। और इसी प्राइवेट स्पीच को उन्होंने नाम दिया था कलेक्टिव मोनोलॉग, ठीक है, कलेक्टिव मोनोलॉग, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर आपको स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाना है तो इनमें से कौन सी जो है बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। डिस्कशन कराएंगे क्लास में, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे टीचर के द्वारा बच्चों को इंक्लूड करके, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग करेंगे, या फिर एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगे टीचिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार रिपीटेड मिलेंगे, है ना। मेरी वीडियोस में भी रिपीट मिल जाएगा क्योंकि हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मैं जानबूझ के रिपीट नहीं करती हूँ, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले कराया है। आई होप कि आप सही आंसर दे पाएंगे। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी धारणा है ना वो इसी पर बेस्ड है कि कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, क्योंकि बच्चे को आप लाए क्यों है स्कूल में, आप इसीलिए लाए हैं कि वे दूसरे बच्चों के साथ सीख सके। क्योंकि जो ऑल ओवर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, जब तक बच्चा सोशली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और जब बच्चे अलग स्पेशल स्कूल्स में पढ़ते थे तो यही होता था कि सिर्फ उसी तरह के बच्चे हैं, मतलब एक क्लास में 4 या 5 है, ठीक है। किसी को मोटर डिसेबिलिटी है, किसी को किसी तरह की डिसेबिलिटी है, तो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते थे उनसे मिल ही नहीं पाते थे, है ना। और ना मिल पाएंगे ना सीख पाएंगे। उनको एक अलग स्कूल में आप रख रहे हैं जो कि उनकी दुनिया का पार्ट ही नहीं है। मेन दुनिया तो वही है ना जहां पर बच्चों को हर तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा था कि नहीं, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग जो है वो करानी है बच्चों को, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बेस्ट इंक्लूसिव एजुकेशन में यही आंसर आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यही आपको ऑप्शन लगाना है, ठीक है। मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस एंड गैप्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। कि भाई समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता विशेषता है कौन से बालकों की, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन है, एवरेज चिल्ड्रन है, क्रिएटिव है और नन ऑफ देम। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर मुझे बताइए। तो देखो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं ना, बेसिकली इनका इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव जो लेवल होता है ना, उसमें ज्यादा ये प्रभावी होते हैं। रट्टाफिकेशन में कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी सीख जाते हैं ना, इन चीजों में दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो 2 तरह के कंसेप्ट आते हैं। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात हम बेसिकली गिफ्टेड चिल्ड्रन में करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में मतलब होता है कि आप एक ही प्रॉब्लम्स को अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं, उसके बारे में अलग अलग समाधान का पता लगा सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है ये क्रिएटिव बच्चों में होती है, जो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव बच्चे जो हैं अपनी कल्पना के माध्यम से ही ऐसी नई नई चीजें निकल कर आते हैं। वो प्रॉब्लम का मीनिंग अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, क्या गैप्स हो सकते हैं, क्या वीकनेस हो सकती है, इनका वो आराम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनके सोचने की, जो समझने की जो शक्ति होती है वो फैली हुई होती है, ओके। कंसंट्रेटेड नहीं होती एक जगह पर, बल्कि वो फैली होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो ये होगा, मतलब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन मीनिंग वही है एक तरह से कहें तो, ओके। तो ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक कॉलेज गर्ल डेवलप द हैबिट ऑफ ड्रॉपिंग द कोट ऑन द फ्लोर। मतलब एक कॉलेज आने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। मदर ने पूछा कि भाई गेट आउट ऑफ द रूम एंड हैंग अप द कोट ऑन द पैग, कि भाई जाओ तुम और कोट को मतलब वहीं पर टांगे जहां पर वो हैंगर्स वगैरह होते हैं ना, वहां पर टांगो। द गर्ल एंटर्स हाउस, कीप्स कोट ऑन, अप्रोचेस क्लोज्ड,
हैंग अप द कोट ऑन द पैग, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ठीक है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है ये आपको मुझे बताना है। चेन लर्निंग है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, या फिर ऑल ऑफ दीज है, तो ये आपको मुझे बताना है। तो देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या होती है। जब आप किसी स्टिमुलस को बार बार अपने सामने प्रेजेंट पाते हैं, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो चीज की आपको हैबिट सी हो जाती है। आप बेसिकली समझ जाते हैं स्टिमुलस आएगा तो ये आपको रिस्पॉन्स करना है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग की आप बात करते हैं यहाँ पर, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। चेन लर्निंग में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन एक अलग तरीके से। देखिए कंसेप्ट लर्निंग तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कोई कंसेप्ट लर्न नहीं किया है, यहाँ पर ऑब्वियसली एक हैबिट सी बनी है, ठीक है, कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये आपको दिख गया, फिर आपको ऐसे करना है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर चेन लर्निंग होगी। ओके, श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है ये। इस चेन लर्निंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर आप पहले से कोई स्टिमुलस या रिस्पॉन्स जब आपने मतलब देखा हुआ होता है, एक स्टिमुलस के प्रति एक रिस्पॉन्स है, वो आपकी एक तरह से हैबिट बन जाती है और आप ये स्किल जो है अपने अंदर ले आते हैं कि भाई आपको ऐसे करना है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक जैसे कि 3-4 चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ने कोट लेकर आई, उसने माँ ने उसको पहले बोला था कि आप कमरे से बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टांगो, तो लड़की वही चीज अप्लाई करनी है। उसने हाथ में कोट लिया, खूंटी पर टांगती है, फिर एंटर करती है, वो जो भी है एक चेन सी बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेन लर्निंग। ओके, यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग केवल नहीं होगा, सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पर एक चेन बन गई है जिसको उसको डेली रिपीट करना है। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन लर्निंग एंड आई थिंक गैगने से रिलेटेड है। गैगने की जो लर्निंग थी उससे रिलेटेड है ये चेन लर्निंग। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन चेन लर्निंग का मतलब यही होता है। और यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। इसको मैं अगली वीडियो में आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में इंक्लूड प्रेज एंड ब्लेम, राइवलरी, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, या फिर नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक तो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दो तरह का मोटिवेशन होता है, ये हमारे अंदर से आता है, जबकि ये हमारे बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं ये वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। बाहर से अगर कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम ठीक है मोटिवेटेड हो जाएंगे, लेकिन इसमें हमें बाहरी फैक्टर्स की जरूरत नहीं होती है, हम अंदर से ही बहुत ज्यादा अभिप्रेरित होते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है मुझे। तो आपको बताना है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में इनमें से कौन कौन सी चीजें आएंगी। 4 ऑप्शन है, अब ये कॉम्बिनेशन बन गया ऑप्शंस में। तो आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, कि प्रेज एंड ब्लेम होगा, फर्स्ट एंड थर्ड होगा, प्रेज एंड ब्लेम, या फिर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, या फिर ओनली सेकंड होगा, या फिर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो देखो अगर कोई आपको प्रेज करता है या फिर आपको ब्लेम करता है तो ऑब्वियसली आप मोटिवेट या डिमोटिवेट तो होंगे ही, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये बाहर से ही आता है। राइवलरी भी बाहर से आती है, प्रतिद्वंदिता, जब आपको किसी से कंपटीशन करना है, बाहर कोई है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे आगे निकलना है, तो वो भी एक तरह का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट तो एग्जाम्पल ही है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का। और नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, परिणाम का ज्ञान जो है, परिणामों से भी प्रेरित होते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सारे ही फैक्टर्स आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के फैक्टर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल व्यक्ति लर्न्स न्यू रिस्पॉन्सेज बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर रेदर देन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस इज नोन एज। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें बच्चा जो है न्यू रिस्पॉन्स सीखता है दूसरों को ऑब्जर्व करके, मतलब थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस रेदर देन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब खुद एक्सपीरियंस नहीं लेता लेकिन दूसरों के थ्रू सीखता है, दूसरे को वो एक्सपीरियंस मिला है तो उससे दूसरा बच्चा सीख गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगी। ये जो पार्ट है ये है सोशल लर्निंग का पार्ट, ठीक है। आप कहेंगे मैडम क्यों है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग, कंडीशनिंग क्यों नहीं है? ये चीजें नहीं है, ये बता देती हूँ। जो बैंडुरा की थ्योरी है आपने पढ़ी होगी, उसमें एक टर्म होती है वाइकेरियस लर्निंग, ठीक है। अब वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है, ये सोशल लर्निंग का पार्ट है और ये टिपिकल एग्जांपल है वाइकेरियस लर्निंग का। इसमें क्या होता है कि ठीक है आपकी क्लास में एक बच्चा आया, बच्चा लेट आया, टीचर ने उससे पूछा कि आप लेट क्यों आए हो, ठीक है। बच्चे ने कहा मैडम मैं तो ऐसे लेट हो गया था, टीचर ने 2 थप्पड़ लगा दिए, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे देख रहे हैं इस इंसिडेंट को, वो या तो इससे डर जाएंगे कि हाँ भाई टीचर ने इसको थप्पड़ लगाया तो हम भी ये नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने दूसरे बच्चे को पनिशमेंट लेते हुए देखा लेट आने के लिए, तो वो शायद इस चीज को बिहेव, इस रिस्पॉन्स को जो है या तो बिहेव मतलब करेंगे रिपीट या फिर नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है किस तरह का उनको ऑब्जर्वेशन मिली है, ठीक है, मतलब किस तरह की ऑब्जर्वेशन लर्निंग उन्होंने की है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ वाइकेरियस लर्निंग। तो ये जो वाइकेरियस लर्निंग होती है बैंड्रा के अकॉर्डिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल लर्निंग, जो इमिटेशन और हम दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो जो सोशल लर्निंग की बात है ये सारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
इसमें कंफ्यूजन मत आपको नहीं होना चाहिए। मीन नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज, भाई लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या इनमें से सिम्टम है ये आपको बताना है। टेंडेंसी टू एस्केप, मतलब भागने की प्रवृत्ति, अशांत हो जाना, ऊर्जावान या विध्वंसक हो जाना, डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, मतलब अटेंशन ना दे पाना, उसमें वो हो जाना, या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर आप में मोटिवेशन की कमी हो जाना। ठीक है, देखो भागना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। रेस्टलेस, एनर्जेटिक और डिस्ट्रक्टिव, ये मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ अटेंशन, जब अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर होता है ना, आपको ADHD होता है, प्रॉपर वो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली होता किससे है, ये डिसेबिलिटी है एक तरह की। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस एंड कई वीडियोस में एक साथ रिकॉर्ड कर देती हूँ तो कई बार आपके क्वेश्चन जो है बाद में ले जाती हूँ। जैसे 2 वीडियोस अब मैंने लगातार रिकॉर्ड कर दी है, अंकित सर को मैं दे दूंगी, उसके बाद आपको वीडियोस जो है लगातार मिल जाएंगी। बट मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगी आपके डाउट्स में उसमें लूंगी। अगर मुझको लगता है कि हाँ भाई ये बहुत लोगों का डाउट है तो मैं उसको जरूर लूंगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।